दोस्तों नमस्कार। दुनिया इस तेजी से बदलेगी वह भी ईरान के युद्ध को लेकर किसी ने कल्पना की नहीं थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ईरान को लेकर एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ बीते 24 घंटों में रूस खड़ा हो चुका है। यानी अभी तक जो सवाल सिर्फ और सिर्फ चीन को लेकर घुमड़ रहा था और यह कहा जा रहा था कि चीन हथियारों की सप्लाई ईरान को कर रहा है, लेकिन बीते 24 घंटों में ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर व्हाइट हाउस में अफरा तफरी मची हुई है। यहां तक कि पेंटागन, सीआईए या फिर पुराने डिप्लोमेट्स जो अमेरिका के हैं यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि यह परिस्थिति अमेरिका के लिए शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कहीं ज्यादा बुरी है। और इसका नजारा खुले तौर पर पूरी दुनिया ने तब और ज्यादा देख लिया जब बकायदा पुतिन ने इस बात का ऐलान किया कि दरअसल उनके नाम एक पत्र या एक संदेश और किसी ने नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई ने भेजा है। और सही मायने में जो अमेरिका और इजराइल मुस्तफा खामनई को लेकर या ईरान के भीतर बदलती हुई रिजिम में यह मानकर चल रहे थे कि दरअसल ईरान में निर्णय कौन ले रहा है यह कोई नहीं जानता है और वहां पर अंदरूनी संकट बड़ा है। लेकिन जब ईरान के विदेश मंत्री ने कल पुतिन से मुलाकात की और पुतिन ने अपने पहले संदेश में ही यह कह दिया कि उनके पास मुस्तफा खामनई का संदेश आया है और दोनों देशों के बीच अकाट्य संबंध है, ना टूटने वाले संबंध हैं। बात यही नहीं रुकी, यह भी खुले तौर पर कहा गया कि जो कुछ अमेरिका और इजराइल ईरान को लेकर कर रहे हैं वो पूरे तरीके से गलत है। और ईरान के साथ ना सिर्फ पूरे तरीके से रूस खड़ा है बल्कि अब स्ट्रेटेजिकली, और वो सिर्फ बायलैटरल रिलेशन भर नहीं बल्कि सामरिक परिस्थितियों के बीच भी हर तरीके की मदद रूस अब ईरान को करेगा। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर भी चला और उसके बाद पहली बार ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई जहां पर रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हो चले हैं। और इसीलिए यह सवाल बड़ा है कि अब ईरान के प्रस्ताव को व्हाइट हाउस चाहे नकार दे, चाहे ट्रंप के सलाहकार अब यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि न्यूक्लियर एस्पेक्ट में समझौता हुए बगैर ईरान के किसी प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी जा सकती है, तो मैसेज बहुत साफ है। ईरान को लेकर चीन ने उस प्रस्ताव के बाद खुले तौर पर कहा अमेरिका और इजराइल ने गैर कानूनी तरीके से युद्ध ईरान पर थोप दिया है। और पेंटागन की रिपोर्ट ने कहा कि जो हथियारों की आवाजाही चीन के जरिए ईरान को हो रही है और सैटेलाइट के जरिए जो जानकारी अमेरिकी ठिकानों को लेकर रूस दे रहा है वो शायद एक ऐसी परिस्थिति है कि अब किसी भी प्रस्ताव को नकारने का मतलब है कि आपको युद्ध की दिशा में जाना ही होगा। और शायद इसीलिए अब यह भी बात सामने आ रही है, व्हाइट हाउस ने चुप्पी थाम ली। पेंटागन 5 महीनों के युद्ध को लेकर एक नई रिपोर्ट बना रहा है। सीआईए मोसाद से मिलकर इस हकीकत को जानना चाह रहा है कि आखिर युद्ध हुआ तो उसमें इस वक्त ईरान की ताकत कितनी बड़ी है। लेकिन इसमें एक नया पेच यह भी है कि पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका तो निभा रहा है और समुद्री रास्तों से एक लिहाज से प्रतिबंध, आर्थिक नाके के बंदी लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद भी रूस और चीन की हिस्से से जो आवाजाही ईरान के भीतर हो रही है वो पाकिस्तान की जमीन से हो रही है। यानी जहां पर पाकिस्तान और ईरान की सीमा मिलती है उस रास्ते आवाजाही ट्रकों के जरिए, बड़े बड़े हथियारों की मौजूदगी। क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें पहली बार व्हाइट हाउस के भीतर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया, अभी तक जो एक ध्रुवीय सत्ता अमेरिका के पास पूरी दुनिया में थी वो पहली बार डगमगाने लगी है। और दुनिया के वो तमाम देश जो अभी तक अमेरिकी सत्ता को
प्रमुखता के साथ लेते थे, उनकी बातों को मानते थे। अब वही देश इस युद्ध के मद्देनजर स्ट्रेटेजिकली ईरान को अपने साथ खड़ा करके या फिर खुद को ईरान के साथ खड़ा करके दुनिया के सामने एक ही मैसेज दे रहे हैं, अब अगर युद्ध होगा तो फिर वह सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल भर का नहीं होगा। हमें लगता है आज सबसे पहले बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सामने अगराची यानी ईरान के विदेश मंत्री अपनी टीम के साथ बैठे हैं। दूसरी तरफ पुतिन क्या कह रहे हैं, जरा सुन तो लीजिए एक बार। As you noted, the entire world, it was proven to the entire world that the Iranian people, with their courage, with their resistance against the American onslaught, against the American aggression, will withstand these trials, this period of time. And also it was proven to everybody that Iran has friends and allies such as Russia, that in the times of need are standing next to Iran, and we are grateful to you for your support and of the Islamic Republic of Iran. सामान्य तौर पर किसी भी देश के विदेश मंत्री के साथ इतनी लंबी बैठक पुतिन करते नहीं है, इतनी निकटता दिखलाते नहीं है जितनी निकटता उन्होंने दिखलाई। किसी देश के पक्ष में अमेरिका के खिलाफ इस तरीके से कभी रूस खड़ा होता नहीं है। यहां तक कि जब उस पर सैंक्शंस अमेरिका ने लगा दिए यूक्रेन पर अटैक के बाद, उसके बाद भी इस तरीके की प्रतिक्रिया रूस ने नहीं दी थी। यह बातचीत का दृश्य जो आपने देखा और जो संवाद हो रहा था वो तकरीबन 90 मिनट तक चला। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई, क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, युद्ध की परिस्थिति में ईरान कहां पर खड़ा है, उसकी कितनी बड़ी ताकत है, इसको लेकर चर्चा हुई। अमेरिका की आक्रामकता या अमेरिका के जो विस्तार की परिस्थिति है और जिसमें इजराइल ग्रेट इजराइल बनना चाहता है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। और खुले तौर पर रूस ने कहा, यानी पुतिन ने कहा, पहली बार ना सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया ईरानी जनता की प्रशंसा कर रही है और अमेरिका के खिलाफ उनके प्रतिरोध और इस असमान और अन्यायपूर्ण युद्ध में उनकी विजय के लिए और उनकी विजय के साथ अमेरिका खड़ा है, रूस खड़ा है। और अमेरिका जो इजराइल के साथ खड़े होकर संदेश देना चाह रहा है कि उसकी ताकत के आगे ईरान को झुकना पड़ेगा, तो फिर रूस ये कह रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है, पूरा सहयोग है, रणनीतिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी। और इन सब के बीच यह भी जानकारी जब पेंटागन ने दी कि जो सैटेलाइट के जरिए अमेरिकी ठिकानों के बारे में जानकारी कैसे ईरान तक पहुंच जाती है और वो रशिया ही दे रहा है, तो इसके बाद नया सवाल यह भी हो गया, क्या अब युद्ध उस विस्तार के साथ शुरू होगा जिसमें सिर्फ ईरान नहीं होगा बल्कि उसके साथ खड़े बड़े देशों की कतारें होंगी। हालांकि दो बातें यहां और महत्वपूर्ण हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक तरफ सोशल मीडिया में जो अपने ट्रुथ पर लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया है। और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में बैठकर इसको कहा, यह कैसे संभव है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना ले। अब सवाल यह है कि जो परिस्थिति इस वक्त दुनिया के सामने है, उसमें ईरान ने अपनी रिपोर्ट जो रशिया को दी, उसमें इस बात का खुले तौर पर जिक्र किया कि युद्ध से पहले वेस्टर्न एशियाज की कंट्रीज में या कहीं मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी सैनिक अड्डे थे, वो सब कैसे ध्वस्त कर दिए गए। और अभी सिर्फ चंद मिडिल ईस्ट के देश, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, बहरीन है, इन्हीं जगहों पर मौजूदगी है। हमें लगता है दो बातें यहां गौर करनी चाहिए। पहली बात, युद्ध से पहले इस पूरे क्षेत्र में सही मायने में अमेरिका
के अड्डे कहां-कहां थे और युद्ध के बाद आज की तारीख में जब रशिया के साथ निकटता ईरान की हो गई, तब क्या स्थिति अमेरिका की है। और यूरेनियम और इनरिच यूरेनियम को लेकर जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुथ पर लिखते हैं, उसके ठीक उलट वो व्हाइट हाउस में क्या कह रहे हैं। इन दोनों परिस्थितियों को मिलाकर देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि क्यों अफरा तफरी व्हाइट हाउस के भीतर मची है, क्यों सवाल पेंटागन की अपनी थ्योरी के खारिज होने का है, और क्यों नया सवाल ईरान के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद भी युद्ध के मैदान में जाने की हिम्मत अमेरिका क्यों दिखा नहीं पा रहा है। There's nothing worse than a nuclear weapon that takes out one of your cities or two of your cities or three. I think there's nothing worse than a nuclear weapon that's going to destroy the Middle East, including Israel. I think there's nothing worse than Europe being under attack by people that have missiles now that reach Europe. As you know, they don't reach us, but they reach Europe. सही मायने में अमेरिका और व्हाइट हाउस के भीतर अफरा तफरी इसलिए मची है क्योंकि 90 मिनट की बातचीत में खुले तौर पर ईरान और रूस के बीच जो विशाल रणनीतिक गठबंधन हुआ है, उसमें पहला मैसेज यही गया है कि रूस के खिलाफ दुनिया एकजुट हो रही है और एक ध्रुवीय वर्चस्व पूरे तरीके से ध्वस्त हो चला है। और दूसरा सवाल जो ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन के साथ साथ मुस्तबा खामनई को लेकर उठते हुए सवालों को था, उसमें बहुत ही कैटेगरली पुतिन ने कहा कि पिछले हफ्ते मुझे ईरान के सर्वोच्च नेता का संदेश मिला, यानी सुप्रीम लीडर ने पहला खत जो लिखा वो पुतिन के नाम लिखा। दुनिया के दूसरे किसी भी देश को कोई संदेश नहीं गया है ईरान की तरफ से, उनके सर्वोच्च नेता की तरफ से। यह पहला संदेश था जिसकी पुष्टि किसी दूसरे ने नहीं बल्कि खुद पुतिन ने की। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको मेरी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं और यह पुष्टि करना चाहता हूं कि रूस ईरान की तरह अपने रणनीतिक संबंधों को जारी रखने का इरादा भी रखता है और अब वो साथ खड़ा भी है। और इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ये कहने से चूके नहीं कि अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक साझेदारी एक हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। क्या यह मैसेज आसान है? और इस पूरी मुलाकात के बीच में दुनिया में क्या हो रहा है वो खुद ब खुद बहुत चीजों को बतला देता है। ईरान ने इस बीच में दावा कर दिया कि उसने यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन में जो अमेरिकी इंटेलिजेंस सेंटर है उसको निशाने पर लिया है। और दर्जनों देश इस वक्त यूनाइटेड नेशन का दरवाजा जब खटखटाने पहुंचे कि बातचीत अटकी पड़ी है, इसके लिए कोई रास्ता आपको निकालना होगा, तो इस पर भी यूनाइटेड नेशन के भीतर यह सवाल उठा कि युद्ध किसने शुरू किया और ईरान अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को लेकर क्या अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। यानी एक नए तरीके की परिस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक अमेरिका कह रहा था कि होर्मुज़ रूट पर वेपनाइज्ड हथियारों से लैस अपने फायदे के लिए ईरान ने किया है। और अब यूनाइटेड नेशन से लेकर चीन और रशिया तक के भीतर यह सवाल खड़ा हो गया कि अमेरिका जब इजराइल को वेपनाइज्ड यानी हथियार लगातार दे रहा है, तो फिर चीन ईरान को हथियार क्यों नहीं भेजे, रशिया ईरान की मदद क्यों नहीं करे। और एक मैसेज पहली बार पेंटागन के जरिए भी निकल रहा है, मोसाद भी उस पर ठप्पा लगा रहा है और केजीबी भी सहमति दे रहा है कि वाकई युद्ध की परिस्थितियां हुई तो दुनिया बहुत तरीके के साथ बिल्कुल बदल जाएगी। तो क्या वाकई पेंटागन 5 महीनों की लड़ाई की तैयारी कर रहा है? क्या ट्रंप पूरे तरीके से प्रस्ताव को रिजेक्ट कर चुके हैं? क्या आईआरजीसी यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड अब जब ये चेताने निकल पड़े हैं कि अगर अमेरिकी सेना ईरान के समुद्री क्षेत्र में आती है या खार्ग आइलैंड में घुसती है तो उसके परिणाम खतरनाक होंगे और ये एक निर्णायक प्रतिक्रिया होगी?
जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो जरा सोचिए, इन तमाम सवालों को लेकर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लिंकवेट जब सामने आती हैं तो वो क्या कहती है? A red line for this administration. Would the president agree to that kind of phased negotiation? Well, only because it's been reported. I will confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here. But the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. So they're considering it that phased approach? I wouldn't say they're considering it. I would just say that there was a discussion this morning that I don't want to get ahead of, and you'll hear directly from the president, I'm sure, on this topic. यानी पहली बार व्हाइट हाउस उसके माथे पर शिकन है, वो सीधा जवाब दे पाने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रस्ताव खारिज किया या नहीं किया? अमेरिका 20 साल तक प्रतिबंध चाहता था, ईरान कह रहा था 5 साल तक। लेकिन नागरिकों की सुविधाओं के लिए या फिर उनके लिए यूरेनियम पर काम होता रहेगा, मिसाइल प्रोग्राम चलता रहेगा, सैंक्शंस हटाने होंगे। खार्ग आइलैंड की तरफ देखने की कोशिश मत कीजिए। हमारा जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको करनी होगी, अन्यथा जो एनर्जी का क्राइसिस है उसका विस्तार होते चला जाएगा। और व्हाइट हाउस ने यहां पर चुप्पी थाम ली। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह चंद तस्वीरों में छुपी हुई है। आपने तो सिर्फ इससे पहले पुतिन ने क्या कहा और मीटिंग कैसे चल रही थी इसे देखा, लेकिन एक क्षण के लिए उन तस्वीरों को देखिए जिसमें पहली बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यह निकटता किसी देश के विदेश मंत्री के साथ यह कहते हुए कि अब हम आपके साथ खड़े हैं और पूरी दुनिया यह सोच रही है कि ईरान इस युद्ध में हारे नहीं। यह मैसेज बड़ा था, लेकिन यह तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती है। जाहिर है यह तस्वीर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की एक नई परिस्थिति को अमेरिका और रूस आमने सामने खड़े हो जाएंगे, यह कल्पना किसी ने की नहीं थी, वह भी ईरान को लेकर, जहां की कट्टरवादी सरकार या कहें धार्मिक तौर पर कट्टरता का जिक्र इजराइल करते रहा। उसके पास परमाणु हथियार ना हो इसका जिक्र अमेरिका करता रहा। लेकिन यह एक नई परिस्थिति स्ट्रेटेजिकली सिर्फ युद्ध तक टिकी है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार को प्रभावित करने वाली है, इंटरनेशनल करेंसी को प्रभावित करने वाली है। यानी यह युद्ध सिर्फ युद्ध सामरिक तौर पर नहीं है बल्कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हो चला है। और उसमें चीन और रशिया की भागीदारी अपनी अपनी इकोनॉमी को देख रही है। चीन का विस्तार जो रोड बेल्ट पॉलिसी के तहत खाड़ी देशों को अपनी हद में लेना चाहता है, उसके अपने एनर्जी प्रोग्राम्स और उसकी अपनी इकोनॉमी 50 से 52% इसी वेस्ट एशिया और खाड़ी देशों पर टिकी है। रशिया 4 साल से युद्ध कर रहा है, आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान हुआ है। इस दौर में तेल से उसने उगाही तो बाजार से कर ली है, लेकिन नई परिस्थिति में अब उसे चुनौती इस बात की है कि अब वाकई जो वेस्टर्न कंट्रीज थी जिसको लेकर लगातार पुतिन कहते रहे नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज को हम ठिकाने लगाएंगे, अब अगर रशिया और चाइना एक साथ ईरान के लिए खड़े हैं और दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, 3 बड़े सवाल। इस रीअलाइनमेंट दुनिया के भीतर जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसमें नया सुपर पावर कौन होगा, क्या यह युद्ध तय करने वाला है? अभी तक यह माना जाता था कि युद्ध एक मार्केट है। जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के हिसाब 2025 में ग्लोबल मिलिट्री स्पेंड जो था, खर्च जो था, वो सबसे ज्यादा था $2.9 ट्रिलियन। उस समय बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, रशिया और यूक्रेन का भी। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी 2026 में अभी सिर्फ चौथा ही महीना चल रहा है
और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि लगभग $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा मिलिट्री का खर्चा इस दौर में हो चुका है। और जो अमेरिका की 4 बड़ी कंपनियां हथियारों को बनाती है, उसके पास इस वक्त सबसे बड़ा ऑर्डर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कहीं ज्यादा ऑर्डर उसके पास है, जो अमेरिका को भी चाहिए और दुनिया को भी चाहिए, और उसमें मिडिल ईस्ट देशों को भी चाहिए। यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। और यह बीते 24 घंटों का डेवलपमेंट जो रशिया को लेकर अमेरिका के भीतर बेचैनी पैदा कर चुका है, यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। यह संकेत है उस सत्ता को लेकर जो अभी तक अपनी आर्थिक नीतियों के आश्रय ग्लोबल ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर जो लड़ाई की शुरुआत 2025 की शुरू में ट्रंप के सत्ता संभालते ही हुई थी, वो एक झटके में डाइवर्ट होकर अब एक नए कॉम्बिनेशन रशिया और चीन और ईरान के एक साथ खड़े होने को लेकर बड़ी हो चली है। इसीलिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अब ट्रंप की भाषा बोलने लगे हैं। वो कह रहे हैं, प्रस्ताव इतना कड़ा मत दीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति उसको ठुकरा दे, और आप इस तरीके से उन्हें नीचा मत दिखाइए। और इस बात का जिक्र पहली बार जर्मनी भी कर रहा है। फ्रांस कह रहा है कि ईरान को कुछ सख्त रवैया छोड़ना चाहिए। हालांकि नाटो कंट्रीज की सहमति है, यह युद्ध हमारा नहीं है। यह मैसेज दरअसल उस युद्ध की दिशा में दुनिया को ले जाने वाला है जहां पर एनर्जी और इकोनॉमिक ग्लोबल क्राइसिस से आगे महामंदी नहीं, यानी रिसेशन ग्रेट नहीं, बल्कि एक ऐसी इकोनॉमिक लड़ाई की दिशा में यह पूरा युद्ध चला ना जाए जहां पर पहली बार 3 दुनिया एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो। अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज यानी यूरोप और नाटो, और एशियाई कंट्री यानी रशिया, चाइना और ईरान। यह परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं थी, लेकिन इस मुलाकात ने इसको खड़ा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।